Good morning, friends. My name is Vinod Ram Kaushal and you're watching Physics Learning Platform. तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे क्लास 12 के लिए रिफ्रैक्शन हमने ऑलरेडी शुरू कर रखा है। तो आज बारी आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है बच्चों, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? दो अलग अलग मीडियम होते हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है, लेकिन यहां पर रिफ्रैक्ट की बजाय रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देखना, टॉपिक का नाम डालते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों इसको TIR भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है इसका? देखो, एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक एनालिसिस है। उसमें क्या बताते हैं, मान लो आपके पास ये एक मीडियम, इस तरफ डेंसर है, इस तरफ रेयर है। मान लो इस तरफ आपके पास एक डेंसर मीडियम है, इस तरफ एक रेयर मीडियम है। ठीक है बच्चों, तो आपने कोई रे यहां पर स्ट्राइक करवाई, लाइट रे ऐसे। जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक करवाते हैं इंटरफेस पे, देखो ये इंटरफेस है, इधर रेयर हुआ, इधर डेंसर हुआ, तो इंटरफेस पे जहां पे भी पॉइंट लाइट स्ट्राइक करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पे जब तक आप नॉर्मल नहीं ड्रा करते हो, आपको नहीं पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो ठीक है, ये सबसे पहले जरूरी काम है। लेट अस ड्रॉ दिस नॉर्मल। ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से हमें पता चल रहा है कि ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जानी तो ये यूं चाहिए, लेकिन ये यूं नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी बच्चों? क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक दूसरा केस लिया। दूसरे केस में मतलब इसी जगह पे दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया हमने, ये जो एंगल I था इसको I1 बोला हमने, और इधर R1 क्या होगा बच्चों? जो रिफ्लेक्ट, ये तो इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो ये चली गई दूसरे मीडियम में, स्पीड है उसकी थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि रेयर था, इधर डेंसर था। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने R1 बोल दिया क्योंकि ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, ये I1 पहले मान लो कुछ कम था, अब की बार हमने ज्यादा एंगल पे स्ट्राइक करवाई, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया। ये देखो, मान लीजिए हमने यहां पर नॉर्मल खींचा तो ये पाया कि भाई अब की बार I2 ज्यादा था। ठीक है, तो अब की बार भी ये यूं जानी चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे? अब ज्यादा आपने कर दिया, भाई कम किया था तो ये इतना था, और आपने कर दिया तो ये और बढ़ जाएगा, तो ये ऐसे बढ़ गया। देखो अब की बार R2 जो है और भी ज्यादा हो गया। फिर आपने एक और ऑब्जर्वेशन किया, क्या किया? अब की बार और भी ज्यादा कर दिया। तीसरी बार आपने एनालिसिस कर रहे हो, इस तरीके से I ले लिया, और यहां पर अगर आप नॉर्मल खींचते हो तो ये I3 मिला। I3 और भी ज्यादा आपने कर दिया, तो ये बढ़ते 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 जो है ये मान लो कि यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, बिल्कुल इतना 90 डिग्री हो गया। आपकी बार R, अब की बार आपका R हो गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हद है इसकी रिफ्रैक्ट होने की। अब इससे ज्यादा रिफ्रैक्ट ये नहीं हो पाएगा। देखो पूरा रिफ्रैक्ट तो हो गया, उसके बाद अगर आप इसको बढ़ाओगे, अगर अब I3 से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस करोगे तो रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी रे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दोबारा उधर ही आ जाएगी। देखिए अगर आप और भी ज्यादा इसको एंगल को बढ़ाते हैं, जैसे ये बढ़ा दिया, नॉर्मल बना दिया, तो ये देखो I4 और भी ज्यादा है। तो अब की बार जितना ये एंगल इसने यहां से बनाया, इतना ही बनाते हुए ये इसमें से रिफ्लेक्ट कर जाएगी बच्चों। I4 R4, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एमर्जेंस, ग्रेजिंग एमर्जेंस। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा,
और ये याद रखना, हमेशा डेंसर से रेयर कर रहे हैं तभी तो वो बढ़ रहा है, तभी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो भाई बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी हद आएगी, एक ऐसी लिमिट आएगी कि वहां पर ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि वो रिफ्लेक्शन कहलाया जाएगा। तो I3 से ज्यादा जब आपने लिया I2 I4 तो क्या होगा, जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये थी रिफ्रैक्टेड रे, ये थी रिफ्रैक्ट, इसको तो ग्रेजियल ग्रेजिंग इमर्जेंस कह देते हैं, ठीक है। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये भी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और ये तो इंसिडेंट रे है ही हमेशा। तो आपने देखा कि जब क्रिटिकल एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है तो रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर आप सी को पार कर जाते हो, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, देखो इसको I3 को क्या बोलेंगे, ये I3 हो गया भाई, इस I3 को C बोलते हैं, I3 इज इक्वल टू C, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, ये जो I3 है क्रिटिकल है, इसके आगे थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो आपकी रे दोबारा मुड़ के इधर आ जाएगी। और देखो ऐसा केस हमने रिफ्लेक्शन में देखा था जो मिरर पे होता था, यहाँ कोई मिरर नहीं है, कोई मिरर नहीं है बच्चों, देखो मिराकल हो गया है, यहां पर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है, यहां पर रेयर मीडियम है, अगर बात करो यहाँ एयर है, जैसे मान लो इधर ग्लास है, ये डेंसर है, इस तरफ डेंसर है, अलग अलग मीडियम है, ठीक है। और आपकी रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस I4 जो है वो ज्यादा हो गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है विदाउट एनी मिरर, विदाउट एनी मिरर, बगैर मिरर के रिफ्लेक्शन हो गया बच्चों, यही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम थोड़ा सा और स्टडी करते हैं जरा नजर डालते हैं इस पे। ये वो खास एंगल है जिस पर कि जिससे थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे तो आपका TIR हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इस पे हम एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, इस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ इस केस में। तो क्या होगा भाई, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कोई मीडियम है, ठीक है, कोई मीडियम है, डेंसर मीडियम है, मान लो M मान लिया, तो म्यू M इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी तरफ का एंगल, एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल हो गया यहाँ पे, तो वो साइन के साथ डालेंगे, साइन C म्यू M इंटू साइन C इज इक्वल टू इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो एयर है यहाँ पे मान लो एयर है, तो म्यू A इंटू में साइन ऑफ उस तरफ एंगल कितना है 90, और साइन 90 तो साइन 90 तो बच्चों जानते हैं हम 1 होता है, तो यहां पे लिखेंगे म्यू M साइन C इज इक्वल टू म्यू A साइन 91 हो गया, तो क्या लिखेंगे, साइन C इज इक्वल टू म्यू A बटा म्यू M, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आ गया आपको क्रिटिकल एंगल निकालने का। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का पता है जो कि 1 होता है, मीडियम जो आपने लिया उसका पता होगा, तो क्रिटिकल एंगल निकाला जा सकता है। या फिर ये कहो कि अगर किसी ने आपको क्रिटिकल एंगल दे दिया तो ये निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चों, समझ आया। ये बहुत नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, इसके कुछ एप्लीकेशन भी हैं। पहले हम इसका कुछ क्वेश्चन कर लें, जरा 1-2 क्वेश्चन कर लें बच्चों, एक बार फिर से देख लो। जैसे जैसे आप I बढ़ाते जाओगे, देखो पहले I कुछ था तो R कुछ था, फिर I बढ़ाया तो और बढ़ गया, जब I और बढ़ाया तो वो 90 डिग्री पे चला गया, इसके बाद अगर और थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो वो वापस पलट के दोबारा उसी मीडियम में रह जाएगा, पार नहीं करेगा, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को कई जगह यूज किया जाता है, वाईफाई में आप देखते हैं आजकल, हमने भी अभी लगवाया है वाईफाई। तो इसमें कंडीशन क्या है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो रे है, लाइट रे है, वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। देखो डेंसर से रेयर में आपकी लाइट रे जानी चाहिए, ठीक हो गया। अगर आप यहां से एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और डालो तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई एक तो हमने ये देखा
कि जब आई की वैल्यू, इंसिडेंस एंगल जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, इंसिडेंस एंगल जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो क्या हुआ भाई, ग्रेजिंग एमरजेंस हुआ, ग्रेजिंग एमरजेंस हुआ। ठीक है, मतलब उसके जो बाउंड्री थी उसके अलोंग ही वो चली गई, बाउंड्री के अलोंग, ना तो उधर ना इधर, बीच की कंडीशन आ गई, वो क्रिटिकल सिचुएशन थी। दूसरा आपने क्या देखा कि जब आई की वैल्यू ज्यादा हो जाए क्रिटिकल से तो क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और एक पॉइंट जो हमें पहले लिखना चाहिए था, कोई नहीं बाद में लिख लेते हैं, जब आई की वैल्यू कम थी क्रिटिकल एंगल से, जब आई की वैल्यू क्रिटिकल से कम, यानी कि ये जो थी, उस केस में क्या होगा, वही रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन था, उस केस में तो रिफ्रैक्शन ही होगा जो आपने देखा था, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है भाई, तो इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कई बार, साइन सी इज इक्वल टू, ऊपर रेयरर है देखो ये रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर है बच्चों, ये डेंसर ही तो है नीचे, और हमेशा लाइट रे डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसकी कई एप्लीकेशन है, बाद में करेंगे, पहले एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। आई थिंक इट इज कवर्ड, लेट अस गो अहेड। पहले क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसको पढ़ा रहने दो, क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन है, एक सेकेंड बच्चों। देखो क्या दिया है, ये सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in a medium whose critical angle is 30 degree, in a medium whose critical angle is 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल C की वैल्यू दे दिया भाई 30, C की वैल्यू, जो ये C है इसकी वैल्यू दे दिया है, और क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड निकालो किसी मीडियम में, लाइट की स्पीड किसी मीडियम में तो V हम मान के चलते हैं, एयर या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में तो C होता है, तो मीडियम में V पूछा है और C दिया हुआ है, C दिया हुआ है और V पूछा है, तो कैसे निकालोगे भाई, आपको तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, साइन C इज इक्वल टू 1 बटा म्यू, वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो म्यू ए तो 1 हुआ एयर का। अच्छा, लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल दिस, तो भाई क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, पूछा क्या है V, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल दिया है, इसको इधर लेने, इसको आगे ले लेते हैं, चलो इसको इधर लेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 1 बटा साइन सी हो गया, म्यू इज इक्वल टू बटा साइन सी हो गया, क्योंकि तो दिया हुआ है। और म्यू क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हमने बताई थी, ऊपर सी नीचे वी, ऊपर सी नीचे वी, सी पता है वी निकालना, खत्म कहानी। देखो ये क्या होता है, सी बटा वी इज इक्वल टू 1 बटा साइन सी, ठीक है। अब C सबको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 बटा V इज इक्वल टू 1 बटा साइन 30, साइन 30 होता है 1 बटा 2, ऊपर जाके 2 हो गया, इनके 2V इज इक्वल टू दिस, 2V इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। ठीक हो गया बच्चों, हमने क्वेश्चन लगाया, आप देख लो, इसमें केवल C दिया था और V पूछा था, ये फॉर्मूला हमें पता था, जब दिया C है तो जो नहीं पता उसको इधर लेते हैं, वही तो फॉर्मूला काम आता है, तो म्यू को इधर लाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन से नीचे आ गया, ठीक है। और म्यू हमें पता है क्या, C बाई V होता है, C बाई V, C हम जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो इससे ये क्वेश्चन निकल गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, the critical angle of incidence in a glass, the critical angle of incidence, the critical angle of incidence in a glass slab, in a glass slab placed in air is, placed in air
is 45 degree. 45 degree. What will be the critical angle? What will be the critical angle? C लिख देता हूं. When the glass slab is immersed in water, when the glass slab is immersed in water, of refractive index कितना बताया भाई? 1.33. ये सब दिया है भाई. देखो दोबारा देखो क्या है. क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर. एक ग्लास स्लैब है जो एयर में रखी गई है. एक ग्लास की स्लैब एयर में, मतलब एक तरफ ग्लास है तो दूसरी तरफ एयर है. उसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिया. तो फार्मूला लगाओ. देखो फार्मूला क्या है? साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू. नीचे ऊपर मैंने रेयर बताया था, नीचे डेंसर बताया था. डेंसर मतलब ये ग्लास का होगा जरूर, ठीक है, और ऊपर एयर होगा जरूर. रेयर है ये, रेयर ये डेंसर. तो 1/म्यू को मैंने म्यू ए बाई म्यू जी भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं है क्योंकि ऊपर रेयर था नीचे डेंसर था. अब देखो भाई क्रिटिकल एंगल दे रखा है क्या? हाँ 45 डिग्री दिया है. तो साइन सी जो है वो 45 हो जाएगा. तो क्रिटिकल एंगल इन द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन एयर इज 45 डिग्री. तो म्यू ए बाई म्यू जी आ गया. म्यू ए बाई म्यू जी, इसको वो क्या बोलते हैं भाई? साइन सी कितना है? 45 इज इक्वल टू, ये तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हो गया. मुझे चाहिए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है बच्चों? इसका उल्टा हो जाता है. अगर आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये उल्टा उल्टा कर देते हैं तो ये 1 में हो जाता है. साइन 45, और साइन 45 कितना? 1/√2, 1/√2 होता है. ऊपर जाके √2 हो गया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1/√2. तो ये √2 हो गया. √2 मतलब 1.414. तो आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.414. ये आपको आ गया. आगे क्या दिया है? What will be the critical angle when the glass slab is inserted in water? जब ग्लास स्लैब को वाटर में डाल दिया तो आप देखो मीडियम अलग हो गया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/3 इमर्स्ड इन वाटर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है. तो पूछा क्या है भाई? व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आपकी बार मान लेते हैं कुछ अलग एंगल हो जाएगा भाई. सी डैश इज इक्वल टू 1/नीचे क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मीडियम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अब की बार ग्लास को वाटर में डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया, है ना. तो साइन सी डैश आपको निकालना है. सी निकालो. दिया क्या है? ये दिया है. तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो साइन सी डैश इज इक्वल टू 1/ ये क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. और इसी को क्या लिख सकते हैं? साइन सी डैश इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो म्यू W/म्यू जी, ये आ जाएगा. तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पता है, ये देखो दिया हुआ है. वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है, इतना है. तो साइन सी डैश इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 1.33 बटे ग्लास का कितना है? देखो ग्लास का ये आप कहोगे सर ये ग्लास का नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एयर. अरे एयर को तो हटा दो, एयर तो 1 ही होता है. तो मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर के विद रिस्पेक्ट लेते हो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसका. मतलब किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर की तुलना में ही बताया जाता है. तो ये ग्लास का हो गया. ग्लास का 1.414. ये साइन सी डैश आ गया. तो आपको निकालना है सी डैश, ये हो जाएगा साइन इनवर्स. इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, सोल्व कर लेंगे, ठीक है. आप अपने टेबल वेबल से देख लेंगे जैसे भी होता है. तो ये सी डैश आ गया. इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो. इसके बाद इसके मैं देख लूँ टाइम कितना हुआ बच्चों. वेरी गुड टाइम इज देयर. आई मीन टू से इज सही टाइम है. थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है. इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों. एप्लीकेशन में क्या है? लेट मी रब इट. ठीक है, ये तो भाई ऑनलाइन क्लास है, मतलब वीडियो रिकॉर्डेड है. तो आप
इसको जूम करके रोक करके जो है जैसे भी चाहे इसको नोट कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट फिर भी भाई ऑफलाइन से अच्छा तो कुछ नहीं है। बट एक डिफरेंस ये है कि जो हम स्कूल में पढ़ाते थे वहां पे बच्चे शोर बहुत करते थे, लेकिन उसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं, हर चीज के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होती हैं। आई आल्सो रेकन दिस फैक्ट। सो लेट अस गो अहेड। आगे है भाई एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है भाई। एक सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन जो है, इसमें मिराज दिया जाता है। मिराज, MIRRAZ, मिराज मतलब जो रेगिस्तान में आप जब चलते हैं तो आपको वैसे पानी नहीं मिलता है, पर आपको दूर से लगता है कि पानी होगा। आपको इल्यूजनरी इफेक्ट दिखता है, झूठा मूठा लगता है कि वहां शायद पानी हो। आप चलते जाएंगे देखेंगे नहीं है, फिर लगेगा आगे है, फिर जाएंगे वो देखेंगे नहीं है। मतलब आप आपको बार बार लगता रहेगा कि पानी है दूर कहीं, और आप सॉरी बच्चों, खांसी हो रखी है, चलो दवाई भी चल रही है, हो जाएगा ठीक। तो जैसे जैसे आप वहां तक पहुंचते जाते हो आपको वो नहीं दिखाई नहीं मिलता, ये इल्यूजन है। तो भाई ये होता कैसे है, देखो मान लो आप यहां खड़े हो, आप हो यहां पर, ठीक है, और भाई ये आपकी आंख है ना, ये आपकी आंख है। कैसे बनाते हैं आपको, ये आंख है आपकी, और इधर मान लो आप बहुत दूर देख रहे हो, कोई पेड़ है, किताब में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कोई पेड़ है ये, ठीक है, ऐसे कोई पेड़ है। तो क्या है, जब गर्मियों का टाइम होता है रेगिस्तान में, जब बहुत धूप होती है, तो आपका टेम्परेचर ज्यादा इंटेंसिटी जो आपकी सन की है उसकी वजह से आपके अर्थ के जो सरफेस है या सरफेस के नजदीक सरफेस के क्लोज में जो एयर है वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा हो जब बहुत गर्मी होती है तो आप नजदीक होते हैं अर्थ के सरफेस पे तो ज्यादा गर्मी, थोड़ा ऊपर जाते हो तो हवाएं चलती हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है। हालांकि उसके बाद ऊपर जाते हो तो कुछ और माहौल होता है। लेकिन अगर आप बात करो थोड़ी बहुत दूरी की, तो अर्थ के सरफेस के आसपास जो लेयर्स हैं हवा की, जैसे यहाँ पर हैं, थोड़ा ऊपर हैं, ये हैं, यहाँ पर तो आपकी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास आपने देखा है, आप कई बार दीवार के पास खड़े हैं, अभी ठंड के मौसम में आगे से सनलाइट आई हुई है, तो आप एक दीवार के साथ खड़े होकर अगर सनलाइट लेते हैं तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये उसको रोकती है और सारा यहाँ इकट्ठी हो जाती है इंटेंसिटी। जस्ट लाइक दैट, आपके अर्थ के सरफेस के पास जब लाइट रेज आती है सन की, तो अर्थ के सरफेस के पास जो लेयर्स हैं एयर की, उनका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एयर की वो लेयर्स जो अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर हैं, जैसे पेड़ के आसपास हैं, वहां की जो लेयर्स हैं ऊपर की जो लेयर है एयर की, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, और नीचे जो आओगे जो कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो नीचे की लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है। नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर ज्यादा होने से कम हो गया और ऊपर वाली का ज्यादा है। तो देखो क्या होगा, मान लो आप ये देखो, ये एयर है, एयर का मान लो एक लेयर ये है, यहाँ पर एक ये है, एक ये है, इस तरीके से लेयर है ये एयर की। तो भाई इस तरफ जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरफ आपका टेम्परेचर, इस तरफ आ रहे हो तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, सॉरी गलत लाइन बन दिया। अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, इस तरफ आ रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये डिक्रीज कर गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करने का मतलब रेयर हो गया। तो हर नीचे वाली लेयर अपने से एडजेसेंट जो ऊपर वाली है उसकी तुलना में रेयर कहलाएगी। मतलब ये रेयर होगी इसकी तुलना में, ये फिर रेयर होगी इसकी तुलना में, ये रेयर होगी इसकी तुलना में, और एंड सो ऑन। तो बच्चों जो ये पेड़ है, ये इंसान इस पेड़ को देख रहा है, पहले तो ठीक है इसने देख लिया यहां से, इसको दिखा पेड़ यहां है। फिर एक क्या है, जो इस पेड़ पे जो सन की रेज टकरा रही है, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन तो सीधे इसकी आंख में आ गया,
कुछ इधर उधर भी गया, इधर उधर गया, उसमें से हमने मान लिया यहाँ आ रहा है, एक रे यहाँ आ गई। तो ये तो बच्चों क्या होगी, डेंसर है, ये रेयर है, या ये डेंसर मान लो ये रेयर है। तो यहाँ पर नॉर्मल खींचो, तो डेंसर से रेयर में जब आएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, जानी यूं चाहिए थी लेकिन थोड़ी सी यूं हो जाएगी। यूं होने का मतलब अब यही रे जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे मानी गई थी, अब ये रे अगली वाली इंटरफेस के लिए, इंटरफेस ही तो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो इस इंटरफेस के लिए ये रे इंसिडेंट कहलाई। अब इसका एंगल ज्यादा हो जाएगा, देखो पहले आई इतना सा था, अब आई ज्यादा हो गया, मतलब ये तो वही बात होगी, आई आप बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं क्रिटिकल पे पहुंच जाएंगे। तो अब देखो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये डेंसर ये रेयरर, डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई, तो देखो आप इधर पहुंच गए। यहाँ पे मिलाते हो तो आपका देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ ये और भी ज्यादा हो गया, ये I1 था, ये I2 हुआ, ये I3 हुआ। अब की बार ये जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, ये अब की बार ये डेंसर ये रेयरर, भाई इसकी तुलना में तो डेंसर ही होगा ये, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अब डेंसर से रेयरर में अवे, तो ये और मुड़ जाएगी, और मुड़ते मुड़ते ऐसे हो गई। फिर जा करके यहां पे जो आया, मान लो कि यहां पर जो है, अब मैं यही इसका हिसाब कर दूं क्या, चलो यही ले लो, ये ऐसे आई, तो यहां पर मान लो ये इतना बढ़ गया कि ये ग्रेजुअल इमरजेंस हो गया, या फिर ये लगा लो कि यहीं से ये मुड़ गई, यहीं से ये मुड़ गई, भाई इतना ज्यादा हो गया। चलो पहले ग्रेजुअल कर लो भाई, पहले ये यहाँ पे चली गई ऐसे, और उससे आगे वाली पे जब और बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये आगे वाली पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, और इस आदमी को कैसे लगेगा, इस आदमी को लगेगा कि यहाँ पर जाके कहीं एक और पेड़ है, वो उल्टा मिरर इमेज इसको दिखेगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आदमी सोचेगा कि भाई एक पेड़ तो सामने है, वैसा का वैसा पेड़ नीचे उल्टा है, तो जरूर बीच में पानी है, क्योंकि पानी में परछाई दिखती है। तो ये आदमी सोचेगा ये पेड़ तो सही है भाई, ओरिजिनल है, ये इल्यूजन है, मतलब इल्यूजन नहीं, ये सोचेगा कि पेड़ की परछाई है, तो इस रेगिस्तान में पेड़ की नीचे परछाई कैसे दिखी, वो बिल्कुल उल्टी, वो भी बिल्कुल उल्टी तो इसका मतलब जरूर पानी होगा। ये आगे जाता है और कुछ नहीं मिलता है, और ऐसा इसके साथ होता रहता है। इसे बोलते हैं बेटा मिराज। तो इसको आप देख लेना, ये सिर्फ वही है आपका रेयर से डेंसर से रेयर में जाते वक्त आपकी रे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है क्रिटिकल एंगल, और उसके बाद जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। एक तो ये केस हुआ, दूसरा आता है भाई डायमंड का होता है, डायमंड हीरा। उसमें देखते हो ना कि एक लाइट रे घुसती है तो वो निकल नहीं पाती है, उसके अंदर ही अंदर चक्कर काटती रहती है, उसका रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन होता रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। एक बार रे किसी हीरे के अंदर घुसती है, तभी तो हीरा हमें चमकता हुआ दिखता है। एक्चुअल में उसके पीछे क्या कहानी है, हीरे की जो कटाई छटाई की जाती है, जो कारीगर होता है, जो नक्काशी करता है उस पे, ऐसे छोटे छोटे छेनी हथौड़े से जो छोटे छोटे उसके पुर्जे होते हैं, उससे वो ऐसे ऐसे एंगल बनाता है क्रिटिकल एंगल पे कि लाइट रे हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे ही स्ट्राइक करती है, तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती चली जाती है। इस तरीके से उसके एंगल बनाए जाते हैं। बच्चों मैं इसकी थ्योरी भी लिख सकता हूं, पर खाम का वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप किताब से पढ़ लें। इसमें बस इतना ही है कि डायमंड के अंदर जैसे ही कोई रे एंटर करती है तो उसके अंदर जो कटिंग होती है, उसकी हीरे की जो काट छाट होती है, उसकी जो शेप बनाई जाती है, जो कारीगर होता है वो ऐसे ऐसे एंगल पे काटता है उसको कि हमेशा लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे स्ट्राइक करती है। तो ऐसा होने से उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और हीरा चमकता रहता है, वो लाइट रे बाहर ही नहीं निकल पाती है। सबसे अच्छा हीरा वही होता है जिसकी कटिंग अच्छे से होती है। इसके बाद आता है भाई ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जो आप ये देखते हैं वाईफाई की जो वायर होती है, वो देखते हैं ना कि वो उसमें 3 सरफेस होते हैं, एक बाहर का, उसके अंदर फिर एक और होता है, और फिर एक और होता है लास्ट में, ठीक है। ये जो लास्ट में जो बताया इसको बोलते हैं बच्चों कोर, जो अंदर का जो मेन मटेरियल है वो कोर होता है। और ये जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं क्लैडिंग, और ये जो है बाहर वाला इसको बोलते हैं बफर कोटिंग, BUFFER बफर। ये तो कोटिंग है बस, वैसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर का।
असल में तो ये दो चीजें ज्यादा काम करती हैं। ये दो चीजें क्या करती हैं भाई? ये दो चीजें क्या करती हैं? देखो, ये जो दो चीजें हैं इनको मैं ऐसे बनाऊं, किताब में भी ऐसे बना रखा है, आप भी ले लो, ये लो। तो बाहर तो इसमें कोटिंग कौन सी हो गई, सॉरी थोड़ा सा, ये रहा एक, ये तो इसका ये दूसरा व्यू है बच्चों, ठीक है। अब की बार जो है इस एक बाहर एक अंदर वाला जो है, ठीक है, तो इसको आपने बोला क्या? क्लैडिंग, और इसको आपने बोला कोर, ये है कोर। तो बच्चों इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि इसका जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, मतलब अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो होगा क्या इसमें भाई, आप एक लाइट रे एंटर कराते हो, जब एंटर कराओगे तो ठीक है, आप इस सरफेस पे एक नॉर्मल खींचते हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां टकराने के बाद ये दूसरे मीडियम में जाएगी, यहां से आप जब अपनी लाइट रे को उसमें एंटर कराया तो ये रेयर से डेंसर में गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका, तो डेंसर में जाके इसकी तरफ मुड़ जाती है, ये ऐसे आई और इस तरीके से इस पे ये टकरा जाएगी। टकराने के बाद देखो यहां पर आप नॉर्मल खींचते हो तो जो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल रहता है, तो यहां पे टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है इस तरीके से, ऐसे। तो एक बार कोई लाइट रे, मतलब कोई एनर्जी आपने किसी ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करा दिया तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। अगर रिफ्रैक्शन होता बच्चों तो ये इसके अंदर से पार बाहर आ जाती, कुछ लॉसेज हो जाते, पर लॉसेज अब भी होते होंगे बट बहुत कम, लगभग 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज एक बार आपने अंदर घुसा दी, इसमें एंटर करा दी जो लाइट रे, वो फिर उसके अंदर ही रहती है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब वो इस मीडियम को छोड़ के बाहर आ जाए, इसके आर पार, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों एक सेकेंड, ये वायर जो है पैर में टकरा भाई, आज हमने वो लगाया है माइक, तो इस तरीके से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। इसमें आप सोचोगे कि भाई हमारे घर में जो वाईफाई की जो डाटा आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, तो ऐसे कैसे, ये तो लाइट रे, इसमें तो लाइट का होता है ये तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो करते क्या है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसड्यूसर। आप जब इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे अभी पंखा है, पंखे को आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये मैकेनिकल एनर्जी देता है, मतलब घूमने लगता है मैकेनिकली, देखो रियल में घूमने लगता है, आप देते हो तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही जैसे पवन चक्की होती है, विंड मिल, उस पर आप हवा टकराते हो तो वो घूमती है, वो जो आपकी विंड एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी बदल जाती है, केमिकल एनर्जी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाती है। तो ये सब ट्रांसड्यूसर है। यहां पर भी एक ऐसा ट्रांसड्यूसर पहले लगाते हैं ताकि जो भी एनर्जी, जो भी डाटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आप भेजना चाहते हो, जैसे कहीं से आपके घर में आ रहे हैं डाटा वाईफाई के, तो एक ट्रांसड्यूसर लगा करके उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट रेज में बदल देते हैं, और फिर वो लाइट से अपना टोटल इंटरफेरेंस करवाते लास्ट में जब आपके घर में लेना होता है फिर एक ट्रांसड्यूसर लगा देते हैं। वो क्या करेगा, उल्टा कर देगा, मतलब इन लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल में बदल देगा, काम हो गया। बस हम यही चाहते थे, हमारे लॉसेज ना हो, स्पीड कम ना हो, अपनी डाटा की स्पीड जो है पूरी आए, बढ़िया से बढ़िया। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल थे, हमने धीरे धीरे सब कर लिए। आप चाहो तो उसको एक दो बार रिपीट करके देख सकते हो। मैं तो कहूंगा कि किताब से पढ़िए, कुछ क्वेश्चन करिए, ठीक है बच्चों। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि रियल डेप्थ, अफरेंट डेप्थ और स्नेल्स लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम जरूर करेंगे बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा, 35 मिनट से ज्यादा हम वीडियो बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं है बड़ी वीडियोस। तो ठीक है बच्चों, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, टिल देन गुड बाय।